स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति। ठीक है, जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है वो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले आपको कहा था कि मैं आने वाले समय में आर्ट एंड कल्चर की बुक कंप्लीट आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आज से हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज के लिए जो नितिन सिंघानिया की बुक आती है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है और कई बार मैंने इस बुक को पढ़ा है। बहुत ही अच्छी और शानदार बुक है। ठीक है, और इस बुक के अलावा आपको किसी भी प्रकार से भारत की संस्कृति के लिए और भारतीय कला एवं संस्कृति जो है उसको याद करने के लिए आपको अन्य बुक की रेफरेंस की मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो चली रही है। ठीक है, एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है वो कंप्लीट होने वाली है, एक चैप्टर और उसमें बचे हैं। ठीक है, तो आज से हम जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो हमारा चैप्टर होगा, ठीक है, पहला ही जो हमारा इसका चैप्टर होगा वो हमारा होगा भारतीय वास्तुकला। किसके बारे में? जो हमारी आर्किटेक्चर है इंडिया में। ठीक है, जितने भी हमारे मंदिर हैं या जितने भी हमारे जो स्मारक बने हुए हैं, ठीक है, जो हमारी मूर्तियाँ, चाहे बुद्ध की मूर्तियाँ हों या हमारी जो अजंता की गुफाएँ हैं, एलोरा की गुफाएँ हैं, उनमें जो कौन कौन सी मूर्तियाँ हमारी को मिली हुई है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला ही जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा चैप्टर आ रहा है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। क्लियर है? ठीक है, और फ्रेंड्स जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाता चलूँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, शानदार ये बुक है और अच्छी प्रकार से बुक को जो राइटर है नितिन सिंघानिया जी, उन्होंने इसको अच्छी प्रकार से बनाया है। ठीक है, अगर आपको ये बुक खरीदनी हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर शब्द लैटिन शब्द टेक्टन से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ निर्माता, बिल्डर होता है। यानी क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो शब्द हमारा बना आर्किटेक्चर, वो हमने लैटिन भाषा के शब्द टेक्टन से लिया है और उसको हम कहते हैं वास्तुकला। ठीक है, अतः जब से आदिकालीन मनुष्यों ने अपने लिए आश्रय का निर्माण करना प्रारंभ किया, वहीं से वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकला शब्द प्रोटो इंडो यूरोपीय मूल केल से लिया गया है जिसका अर्थ काटना या फाड़ना होता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि एक तरफ तो इसने बताया आर्किटेक्चर शब्द का मतलब कि वो लैटिन भाषा के शब्द टेक्टन से लिया है, दूसरी ओर ये कह रहा है कि जो हमारा मूर्तिकला यानी जो स्कल्पचर है, ठीक है, स्कल्पचर है, तो वो शब्द जो है हमने केल से लिया है और स्कल्पचर का मतलब होता है काटना या फाड़ना। ठीक है, और मित्रों क्या करा है, वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच हम थोड़ा अंतर कर लेते हैं, फिर हम जो है टू द पॉइंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहा है, देखो वास्तुकला भवनों के डिजाइन और निर्माण को संदर्भित करती है। ठीक है, आप में से ज़्यादातर जानते ही होंगे और आसान से शब्दों में ये बता रहा है कि जितने भी भवन बनते हैं या जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन के जो निर्माण होते हैं उनको हम वास्तुकला की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है मूर्तिकला, जो मूर्तियाँ हमारी जो बनती हैं चाहे 2D में हो या 3D में हो, ठीक है, मूर्तिकला की अपेक्षाकृत लघु त्रिआयामी रचनाएँ होती है। ठीक है, यानी कि जो 3D में जो हमारी जो रचनाएँ हम बनाते हैं उसको मूर्तिकला कह रहा है। फिर देखो वास्तुकला में क्या करा है कि वास्तुकला में सामान्यतः पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि ऐसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी मित्रों कंस्ट्रक्शन का जो हम निर्माण यानी हम किसी भी प्रकार की जो बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम पत्थर, ईंट, औजार, सीमेंट इनका उपयोग करते हैं। जबकि मूर्ति क्या होती है कि मूर्ति में हम एक ही प्रकार के सामान का उपयोग करते हैं, चाहे वो मूर्ति लकड़ी की हो सकती है या फिर वो पत्थर की हो सकती है, ठीक है, या फिर वो सोने की हो या फिर वो जो है धातु की हो सकती है। तो मूर्ति जो होती है वो एक ही सामग्री की बनी हुई होती है। नेक्स्ट कह रहा है वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित के अध्ययन का समावेश होता है। इसके लिए विस्तृत और सटीक मापन की आवश्यकता होती है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम
किसी भी प्रकार का कोई निर्माण करते हैं या किसी प्रकार की हम जो है वास्तुकला से संबंधित किसी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हम उसमें जो इंजीनियरिंग को समावेश करते हैं, ठीक है। और आगे कहता है मूर्तिकला में रचनात्मकता और कल्पना का समावेश होता है और यह सटीक मापन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होती। यानी मित्रों, मूर्तिकला जो होती है वो मूर्ति जब मूर्तिकार बनाता है तो अपने कल्पना में ही वह मूर्ति की कैसी उसकी आकृति होगी, ठीक है, तो वो सभी अपनी कल्पना में बना लेता है। कैसा उसका मुंह होगा, कैसे उसके जो है चेहरा होगा, तो वो सभी उसकी जो है अपनी कल्पना में बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मित्रों, वास्तुकला के एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे ताजमहल है और लाल किला, और यहाँ पे मूर्तिकला की बात कर रहा है कि नटराज या नर्तकी की कांसे की मूर्ति हो, यानी जो कांसे की डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है हड़प्पा से हमें जो मिली हुई है, और नटराज की मूर्ति जो चोल काल में बनाई हुई है, ठीक है। और इधर ताजमहल और लाल किले की बात कर रहा है कि ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया और लाल किला जो भी शाहजहां ने ही बनवाया, ठीक है। तो ये मित्रों हमने चर्चा की मूर्तिकला और वास्तुकला के अंतर के बारे में, क्लियर है। अब देखो मित्रों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण, ठीक है। यानी हमारी जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसका हम जो वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला हम करेंगे हड़प्पाई कला के बारे में। यानी हड़प्पाई जो हमारी सभ्यता है उसमें हमारी को कौन कौन सी चीज़ें मिली, ठीक है, कौन कौन से हमें मूर्तियाँ मिली, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम मौर्यकालीन कला के बारे में, ठीक है, यानी मौर्य काल में क्या क्या हुआ, फिर मौर्योत्तर काल में, नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं गुप्त काल में, और फिर आगे हम गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारतीय कला में भी चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं देखो हड़प्पाई कला के बारे में, ठीक है। और अगर हम मध्यकालीन भारत की चर्चा करें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की चर्चा करेंगे हम आगे, और फिर हम आधुनिक भारत में आ जाएंगे और इंडो गोथिक और नव रोमन शैली की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले हम चर्चा कर रहे हैं हड़प्पाई कला और वास्तुकला के बारे में, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें हमारे को कौन कौन सी चीज़ें मिली है और कौन कौन से हमारे को मूर्तियाँ मिली, ठीक है, कौन कौन सी उसकी हड़प्पाई सभ्यता में विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रूर से आप जो है मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को मित्रों शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। देखो मित्रों क्या कह रहा है, ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गई, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। जीवंत कल्पना और कलात्मक संवेदनशीलता इस प्राचीन सभ्यता की विशिष्टता थी जो उत्खनन स्थलों पर पाई गई अनेकानेक मूर्तियों, मोहरों, मृद भांडों और आभूषणों से प्रकट होती है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में क्या हुआ, सिंधु नदी के तट पर एक सभ्यता, ठीक है, एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। और वो सभ्यता कौन सी थी मित्रों, वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, दोनों एक ही है। और आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हमारे को मूर्तियाँ मिली, मोहरें मिली, मृदभांड और आभूषण, बहुत सी हमारे को चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो टेबल अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि हड़प्पा निम्न में से कौन सा या निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से पाई गई है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो यहाँ पे जो अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्तियां। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे को कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए और उन स्थलों से कौन कौन से हमारे को जो हमारी पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं या आभूषण हैं या जो हमारी को बहुत सी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी मिली हैं, तो उसके बारे में देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा यानी रावी नदी के तट पर, यानी मित्रों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, ठीक है। और जो हमारा मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें वहाँ हमारे को मिली हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है मित्रों, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है, और वहाँ से कौन कौन सी हमारे को चीज़ें मिली। देखिए पहला है विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें, यानी 6 अन्नागार हैं और उनकी 2 कतारें हमारे को मिली हुई है और वो भी विशाल चबूतरे के ऊपर, ठीक है। दूसरा मिला है लिंग, यानी जो लिंग होता है उसका वो हमारे को वहाँ मिला है। योनि के और यानी लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, यानी लिंग यानी पुरुष के लिंग और योनि महिलाओं का लिंग, उनके जो पत्थर के प्रतीक है
यानी पुरुष और महिला उन दोनों के लिंगों के पत्थर के जो प्रतीक हैं वो हमारे को हड़प्पा स्थल से मिले हैं। नेक्स्ट कह रहा है मातृ देवी की मूर्ति, यानी मातृ देवी की मूर्ति जो है वो भी हमारे को वहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, और आगे हम मातृ देवी की मूर्ति की जो है चर्चा भी करेंगे मित्रों। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये मातृ देवी की मूर्ति है, ये वाली मातृ देवी की मूर्ति हमारे को मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा स्थल से मिली हुई है। ठीक है, तो ये मातृ देवी की मूर्ति हो गई। और देखो आगे क्या कह रहा है, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, यानी लकड़ी की ओखली है जो कूटने की होती है, उसमें जो हम सामान कूटते हैं। ठीक है, तो लकड़ी की ओखली, उसमें गेहूं और जौ मिला है। ठीक है, पासा, जो पासा हम खेलते हैं वो मिला है। तांबे की तुला मिली है और एक कांच मिला हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है इसके अलावा कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, यानी एक कुत्ता है और वो हिरण का पीछा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी मूर्ति हमारे को मिली हुई है और वो भी कांसे की मिली हुई है। कहाँ से? हड़प्पा स्थल से मिली हुई है। नेक्स्ट कह रहा है लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त हुआ है, यानी एक पुरुष का धड़ है और वो हमारे को खुदाई में प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हमारे जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से हमारे को ये प्राप्त हुआ है। और मित्रों उसकी मैं अगर आपको एक चित्र दिखाऊं तो मित्रों ये जो है वो लाल धड़ वाला है और ये जो हमारे को हड़प्पा से मिला हुआ, ये ऊपर वाला तो हम चर्चा करेंगे, ये तो पुजारी की, दाढ़ी वाले पुजारी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। और ये जो हमारे को हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है, कौन सा? जो लाल बलुआ पत्थर से जो पुरुष धड़ है वो हमारे को हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये मित्रों मैंने आपसे चर्चा की हड़प्पा से जो हमारे को कौन कौन सी वस्तुएं मिली है उसके बारे में। क्लियर है? अब हम चर्चा कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो से, यानी मोहनजोदाड़ो में कौन कौन से हमारे को वस्तुएं या कौन कौन से हमारे को चीज़ें वहाँ मिली हुई है। तो उसके बारे में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर। मित्रों आप याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। कई बार एग्जाम से पूछा है कि हड़प्पा स्थल जो है कौन सी नदी के तट पर है, तो आप इसको याद रखिएगा हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर है। और मित्रों जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके समक्ष में एक हाई लेवल के बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन रखूंगा, तो आप ध्यान से इनको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और अगर आपको नोट्स बनाना हो तो मेरे साथ आप जो है नोट्स बना भी सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला है। वृहत स्नानागार, यानी एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, यानी जहाँ पे बहुत से लोग स्नान करते थे। ठीक है, वृहत अन्नागार, यानी बहुत बड़ा अन्नागार मिला, यानी जहाँ पे हम अनाज को इकट्ठा करके रखते थे। कई बार एग्जाम से पूछा है मित्रों कि निम्न में से कौन से स्थल से हमारे को एक बहुत बड़ा अन्न को इकट्ठा करने का अन्नागार मिला है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। फिर क्या कह रहा है, दाह संस्कार के बाद समाधान, यानी दाह संस्कार कर दिया और उसके बाद हमने जो समाधान किया उसका। फिर आगे कह रहा है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि दाढ़ी वाले पुजारी की जो मूर्ति ये वाली, ठीक है, ये दाढ़ी वाला पुजारी जो है इसकी मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। क्लियर है? और आगे मित्रों कह रहा है कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, यानी जो कांसे की डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है, मैंने आपको शुरू में ही चर्चा की थी इसकी, और मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए ये वाली जो है ये कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति है। ये हमारे को मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। ठीक है, तो इसके आगे हम चर्चा भी करेंगे। और आगे मित्रों कह रहा है कि पशुपति मोहर, यानी जो पशुपति है उसके चित्र की हमारे को एक मोहर भी मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। क्लियर है? और फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं धोलावीरा के बारे में। ठीक है, तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे इस समय डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से आप सुनते रहिएगा और कई बार एग्जाम्स में यहाँ से बार बार क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम धोलावीरा की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, धोलावीरा से हमारे को कौन कौन से स्थल यानी कौन कौन सी हमारे को जो वस्तुएं मिली है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का अगर दूसरा सबसे बड़ा नगर कोई है तो वो है धोलावीरा। क्लियर है? देखो विशाल जलाशय, यानी बहुत बड़ा एक तालाब, बहुत बड़ा एक जो है जलाशय हमें धोलावीरा से मिला है। इसके अलावा मित्रों अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, यानी एक यूनिक जो वर्षा जल का जो संचयन होता है, यानी ऐसी वर्षा जल का संचयन की जो प्रणाली है, ऐसा सिस्टम जो हमारे को कहीं और देखने को नहीं मिलता।
ठीक है। तो वो हमारे को धोलावीरा में मिला है और हाल ही में इसमें कई बार जो है क्वेश्चंस भी बने और धोलावीरा को हमने हाल ही में जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें हमने इसको शामिल भी किया है। नेक्स्ट कह रहा है स्टेडियम, वहाँ मिला हमारे को, बांध मिला और तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख। क्लियर है, यानी एक ऐसा अभिलेख हमारे को मिला है कि जो ऐसा लगता है कि जैसे एक विज्ञापन हमारे को यहाँ नज़र आ रहा है और 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला वो अभिलेख है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो मित्रों, लोथल की अब हम चर्चा कर रहे हैं। गुजरात में लोथल है और मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर मैनचेस्टर की अब हम चर्चा करें तो वो कहलाता है गुजरात का लोथल। क्लियर है। कह रहा है क्या यहाँ पे मिला है हमारे को, देखिए समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल। क्या अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर समुद्री व्यापार का अगर कोई महत्वपूर्ण स्थल था तो वो था हमारा गुजरात का लोथल। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गोदी। आगे कह रहा है शवदाह के अवशेष को दफनाने की प्रथा, यानी शव का जो दाह कर देते हैं और जब वो अवशेष बचते हैं तो उन अवशेषों को भी दफनाते थे। कौन? गुजरात में जो लोथल के जो लोग रहते थे वो। आगे कह रहा है धान की भूसी हमारे को वहाँ मिली है। इसके अलावा अग्नि वेदिका, यानी जो हवन के जो कुंड होते हैं वो हमारे को यहाँ मिले। इसके बाद क्या कह रहा है, चित्रित भांड, यानी ऐसे बर्तन हमारे को वहाँ मिले हैं कि उन पर जो है चित्रकारी की हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है आधुनिक शतरंज, यानी आधुनिक जो शतरंज हम खेलते हैं वो हमारे को वहाँ मिला। आगे कह रहा है घोड़े और जहाज की टेराकोटा की आकृति, यानी घोड़े और जहाज की जो मिट्टी की जो आकृति है वो हमारे को मिली हुई है। नेक्स्ट कहता है 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण, यानी ऐसे हमारे को वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मिले हुए हैं जो कि 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण को वो माप सकते हैं। क्लियर है। और आगे फ्रेंड्स कह रहा है भारतीय सीमा के निकट घग्गर हाकरा की धारा पर स्थित पाकिस्तान में गनेरीवाल, यानी ये जो पाकिस्तान में गनेरीवाल है घग्गर हाकरा की धारा पर स्थित, तो वो भी हमारे को सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा में राखी गढ़ी की, यानी राखी गढ़ी से हमारे को कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हुई है। देखो क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। मित्रों कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो होगा मित्रों हरियाणा में राखी गढ़ी। क्लियर है। आगे कहता है अन्नागार समाधि क्षेत्र नालियाँ और टेराकोटा की ईंटें हमारे को वहाँ पे मिली है। और हाल ही में हम चर्चा करें तो एक युगल की कब्र भी हमारे को 2019 में वहाँ पे मिली थी। तो 3 चीज़ें मुख्यतः हमारे को हरियाणा के राखी गढ़ी में मिली है। ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं रोपड़ की। ठीक है। रोपड़ में देखो क्या मिला हमारे को, भारत में पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ की हम चर्चा करें तो पंजाब में स्थित है और कह रहा है अंडाकार गड्ढे में मानव समाधान के साथ दफन कुत्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने चर्चा की रोपड़ की। अब हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में लोथल और कालीबंगा की। क्लियर। कह रहा है चूड़ी का कारखाना, खिलौना गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी और निचला नगर, यानी राजस्थान में कालीबंगा से कौन कौन से हमारे को वस्तुएं मिली हुई है। तो कह रहा है चूड़ी का कारखाना मिला, खिलौना की गाड़ी मिली, ऊँट की हड्डियाँ मिली और अलंकृत ईंटें यानी सजाई हुई हमारे को ईंटें मिली और गढ़ी और निचला नगर, यानी गढ़ी यानी जो ऊंची इमारतें। ठीक है। जो पहाड़ों में जो हमारे ऊपरी हिस्से में जो हमारे भवन बने हुए हैं जो राजा महाराजाओं के लिए, वो हमारे को मिले। और निचला नगर यानी जो पदीय क्षेत्रों में, यानी जो नीचे मैदानों भाग में जो हमारे को नगर मिले जहाँ पे आम जनता रहती थी, तो वो हमारे को वहाँ पे मिले हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल हरियाणा में भिराना है। क्या? भिराना या भिडाना, तो वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो वो होगा हरियाणा में भिराना। क्लियर है। और अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो होगा हरियाणा में राखी गढ़ी। मैंने आपको पहले ही बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में राखी गढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल हरियाणा में भिरडाना। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर, तो वो भी मैंने आपको बताया था गुजरात में लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे
सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर की मैंने आपसे चर्चा की थी। क्लियर है। नेक्स्ट हम चर्चा करें फ्रेंड्स, तो वो होगा गुजरात में सुरकोटड़ा की, यानी गुजरात में जो सुरकोटड़ा है उसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि सुरकोटड़ा से हमें मिला घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष। यानी मित्रों इस पर अभी तक विवाद है, ठीक है, कि घोड़े की हड्डियों का वास्तविक अवशेष की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे तो बता रखा है कि सुरकोटड़ा मिला, लेकिन इस पर अभी भी विवाद चल रहा है कि वास्तव में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या घोड़े पालते थे। तो इस पर अभी भी विवाद बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हरियाणा में बनावली की हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, सूखी हुई सरस्वती नदी पर खिलौना मिला, हल मिला, जौ मिला, लापिस लजूली, अग्नि की वेदियां मिली, अंडाकार आकार की बस्ती हमारे को मिली और अरिये गलियों वाला एकमात्र नगर भी हमारे को हरियाणा में बनावली में मिला है। क्लियर है। अब हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर की। तो क्या कह रहा है, देखो मेरठ उत्तर प्रदेश में यमुना के तट पर क्या मिला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। अगर आपसे पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो वो होगा मित्रों आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का, ये तो हमने पूर्वी स्थल की बात कर ली, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो वो मित्रों क्या होगा, ठीक है। अगर आप में से कोई जानते हो तो जरूर से कमेंट इसका करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, ठीक है। और अगर हम उत्तरी स्थल की बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर मंड, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो वो महाराष्ट्र में दायमाबाद। क्लियर है, जरूर से आप इनको लिख लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रमुख खोजे तांबे के बने हुए टूटे फलक, मिट्टी की बनी वस्तुएं और नांद पर कपड़े की छाप। कई बार मित्रों ये पूछा गया कि नांद पर कपड़े की छाप हमारे को कहाँ से, कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है, तो आप याद रखिएगा आलमगीरपुर मेरठ से हमारे को ये मिली हुई है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स कह रहा है पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार मिले हैं। यानी अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत क्या है, किसे माना जाता है, तो वो होगा पाकिस्तान में मेहरगढ़। यानी पाकिस्तान में मेहरगढ़ है और उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत भी मानते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपसे चर्चा की जो इम्पोर्टेंट जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, ठीक है, तो उनकी मैंने आपसे जो डिटेल से डिस्कशन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो मैंने चार्ट आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं कि वहाँ कौन 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 सी विशेषताएं थी। हम चर्चा करते हैं कि वहाँ पे जो है गलियाँ जो थी वो नालियाँ जो थी वो समकोण पे काटती थी, ठीक है, और वहाँ स्तनागार था, ठीक है। इसके अलावा वृद्ध जो अन्नागार है, तो उन सभी की हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है कि सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहरी नागरिक नियोजन के आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सड़कों का नियोजित नेटवर्क, घर और जल निकास प्रणाली इस युग के दौरान विकसित नियोजन और अभियांत्रिकी कौशल का प्रमाण है। क्या कह रहा है मित्रों, ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में चाहे हड़प्पा की हम चर्चा करें या मोहनजोदाड़ो की, उस समय ऐसी हमारे को विशेषताएं देखने को मिलती है कि अगर आज हम उन विशेषताओं का अंगीकार कर लें, ठीक है, तो बहुत सी जो हमारी समस्याएं हैं उनका हम निजात पा सकते हैं। चाहे हम घरों के निर्माण की बात कर लें या हम जल की निकासी की प्रणाली की बात कर लें। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की अब हम चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहता है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अवशेष नगर नियोजन की उल्लेखनीय समझ प्रकट करते हैं। मित्रों मैं जो है डिटेल से यहाँ पे समझाने का आपको प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बार बार जो है आपके दिमाग में वो चीज़ें बनेगी, ठीक है, और आप उसको जो है फिर भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहिए। देखो क्या कह रहा है नगर जो था वो आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, ठीक है। ऐसे कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन उठेगा, वो क्या पूछेगा कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता की जो प्रणाली है, ठीक है, वो कौन से पैटर्न पर आधारित थी, आयताकार था या त्रिभुजाकार था या गोलाकार था या अंडाकार था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, नगर जो थे बने हुए थे कौन से पैटर्न पर, आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। कह रहा है सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती थी। क्लियर है, यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम इन दिशाओं में सड़कें जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती भी थी। मैंने आपको शुरू में ही चर्चा की थी कि जो सड़कें जो थी वो हमारे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विशाल सड़कें नगर को
विशाल सड़कें नगर को अनेक खंडों में विभाजित करती थी, जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग अलग घरों और बहुमंजिला इमारतों को जोड़ने के लिए किया जाता था। वही मित्रों, आज हम जो देखते हैं कि मेन जो मुख्य जो मार्ग होता है वो जिलों को जोड़ता है या जो राजधानियों को जोड़ता है, और छोटी छोटी जो सड़कें होती है वो हमारे गाँव में जाती है। क्लियर है? तो वही यहाँ पे कहने का हमारे को प्रयास कर रहा है। आगे मित्रों क्या कहता है, ये कहना चाह रहा है क्या, उत्खनन स्थलों से प्रमुख रूप से 3 प्रकार के भवन पाए गए हैं। कौन कौन से? निवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा कालीमंगा है राजस्थान में, वहाँ से हमारे को गढ़ी और निचला नगर मिला। मैंने आपको इसी अभी अभी चर्चा की थी। गढ़ी मतलब जो उच्च स्थान पर जो राजा महाराजा रहते थे या जो वीआईपी लोग जो रहते थे वो, उसको हम गढ़ी कहते हैं। और निचला नगर में जो सामान्य निवास जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो सामान्य जो व्यक्ति रहते हैं उसको हम निवास या निचला नगर कहते हैं। तो वही कह रहा है कि 3 प्रकार के भवन पाए गए, निवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। कह रहे हैं निर्माण के लिए हड़प्पाई लोग मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी की पकी ईंटों का प्रयोग करते थे। यानी मानकीकृत आयाम यानी जो ऐसी ईंटें, कौन सी ईंटें? मिट्टी की ईंटें होती थी, पकी हुई होती थी, और मतलब उन ईंटों का जो माप होता था, यानी प्रत्येक ईंट एक फिक्स माप की होती थी। जैसे आज जो हम ईंटें देखते हैं मिट्टी की हो या सीमेंट की, तो प्रत्येक का माप जो होता है, जैसे वो जो ईंटें होती है वो सांचे से बनती है, ठीक है, तो एक फिक्स उनका माप होता है। तो वही कह रहा है कि मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी की ईंटें उनका वो उपयोग करते थे। भली भांति पकी हुई ईंटों की कई परतें बिछाई जाती थी और इसे जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था। यानी मित्रों, आज भी हम देखें तो आज तो हम जो है जो मकान या जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ज़्यादातर क्या, अधिकांश हम उसमें जो है सीमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपने पुरानी इमारतें कोई देखी हो या पुराने जो मकान देखे होंगे तो उसमें जो हम चूने का उपयोग करते थे। ठीक है, और वही यहाँ पे कह रहा है कि जो हड़प्पा के जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, मानकीकृत जो ईंटें होती थी उनको जिप्सम का गारा बनाते थे और उससे उनको जोड़ा करते थे, यानी एक मसाले के रूप में वो जिप्सम का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखो, नगर 2 भागों में विभाजित था, गढ़ और निचला नगर। यानी अब यहाँ पे देखो डिटेल से बताया जा रहा है क्या, गढ़ की हम चर्चा करें तो ये ऊपर बना हुआ है, और नगर निचला नगर जो है, यानी नीचे जो लोग रहते थे वो यहाँ पे रहने वाले हैं निचले नगर में। क्लियर है? क्या कह रहा है, कह रहा है कि पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित गढ़ी का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल और आंगन आदि के लिए किया जाता था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गढ़ी में, यानी जो ऊपर जो लोग रहते थे, कौन रहते थे? प्रशासनिक भवन, यानी जो राजा महाराजा या अन्नागार हो गया, या हमारे बड़े बड़े हॉल हो गए, ठीक है, हमारे आंगन हो गए, तो ये जो है गढ़ में रहते थे। और गढ़ी में स्थित कुछ भवन संभवतः शासकों और अभिजात वर्गों के आवास थे। मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, आगे कहता है अन्नागार बुद्धिमत्ता के साथ वायु संचार वाहिकाओं सहित ऊंचे चबूतरों के साथ डिजाइन किए गए थे। यानी अन्नागार में हमने जो है इंजीनियरिंग का उसमें उपयोग किया। ठीक है, ऐसे हमने वायु संचार वाहिकाओं का उसमें उपयोग किया ताकि अन्नागार में जो हम अन्न को स्टोरेज करें वो हमारा अन्न ज़्यादा दिनों तक, यानी कई सालों तक पड़ा रहे। और कई बार जो अकाल भी पड़ जाता था तो उस अन्नागार में से हम जो है लोगों को अन्न बांट करके अकाल की हम जो है समाप्ति करते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है इससे अनाज के भंडारण में मदद के साथ ही कीटों से उनकी रक्षा करने में भी सहायता मिलती थी। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है मित्रों, मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिरों या शासकों के लिए महलों के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से बड़ी स्मारकीय संस्थाएं नहीं मिली है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, चाहे मिस्र की या मेसोपोटामिया की सभ्यता की हम चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ भी मित्रों ऐसे हमारे को कोई बड़ी संरचनाएं नहीं मिली है। कैसी? जैसी कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। ठीक है मित्रों, मैंने आपको आसानी से समझाने का यहाँ पे भरपूर प्रयत्न किया है। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट हम चर्चा करें तो कह रहा है कि हड़प्पाई नगरों की एक प्रमुख विशेषता सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन था। यानी मैंने आपको शुरू में चर्चा की थी कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्नानागार, यानी ये जो मोहनजोदाड़ो का बृहस्पति स्नानागार है, यानी एक बहुत बड़ा स्नान करने का स्थान है। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग एक साथ स्नान कर सकते हैं। कह रहा है उससे उनकी संस्कृति में कर्मकांडी पवित्रता के महत्व का संकेत मिलता है। इन स्नानागारों के चारों ओर दीर्घाओं और कक्षों का समूह था। सार्वजनिक स्नानागारों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदाड़ो के उत्खनित अवशेषों में बृहत स्नानागार है। मित्रों बहुत ही कई बार इंपॉर्टेंट ये प्रश्न
एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से स्थल से हमें एक बहुत बड़ा वृहत स्नानागार मिला, यानी बहुत बड़ा ऐसा स्नानागार जहाँ पे बहुत से लोग रह करके स्नान करते हों, तो मोहनजोदाड़ो से हमें ये हमारे को मिला है। ठीक है, और इस वृहत स्नानागार में कोई दरार या रिसाव नहीं है। यह हड़प्पा सभ्यता की अभियांत्रिकी क्षमताओं का परिचायक है। यानी मित्रों ऐसा ये स्नानागार है कि वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की इसमें दरार नहीं है, यानी पानी जो है इसमें भरा रहेगा वो भरा ही रहेगा, रिसाव उस पानी का नहीं होगा, ना तो वो नीचे जाएगा और ना साइडों में फैलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो मित्रों क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए हैं। इसका उपयोग संभवतः श्रमिक वर्गों के लोगों द्वारा आवास रूप में किया जाता था। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नगर का जो निचला भाग है वहाँ पे छोटे छोटे भवन थे, और वहाँ पे जो है ऐसा लगता है कि जो श्रमिक लोग थे, यानी जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे वो वहाँ पे रहते होंगे। कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी थी, जिससे संकेत मिलता कि वो दो मंजिला भवन थे। यानी कुछ घर ऐसे थे वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, और सीढ़ियों का मतलब कि वहाँ पे जो है उन मकानों में 2 मंजिलें थी, जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग होता था। अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार थे, और वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी। यानी मित्रों अधिकांश भवन तो ऐसे थे कि वहाँ उनके स्वयं के कुएं थे और स्वयं के स्नानागृह थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। मित्रों मैंने कई बार आपको जो है इसी लेक्चर में बताया कि एक उन्नत जल निकासी की व्यवस्था, यानी पानी के निकासी की जो ड्रेनेज का जो सिस्टम था वो मोहनजोदाड़ो में एक ऐसा इतना यूनिक सिस्टम था कि आज अगर हम उसका उपयोग करें तो जो हमारी बाढ़ की जो समस्याएं होती है, ठीक है, बार बार जो बाढ़ की समस्याएं हमारे को देखने को मिलती है, वो हमारी निजात हम उनसे पा सकते हैं। कह रहा है प्रत्येक घर से निकलने वाली छोटी नालियां मुख्य सड़क के साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ती थी। नियमित सफाई और रखरखाव के लिए नालियों को शिथिल रूप से ढका जाता था। नियमित दूरियों पर मलकुंड बनाए गए थे। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर दिया गया बल काफ़ी प्रभावशाली है। कई स्थानों पर कुओं की उपस्थिति भी देखी गई है। ये कहना चाह रहा है कि एक तो उन्नत यानी कि यूनिक जल निकासी एक ड्रेनेज सिस्टम वहाँ बना हुआ था। ठीक है, घर से छोटी छोटी नालियाँ थी निकलने वाली, और वो बड़ी नाली में जाके मिल जाती थी, और वो जो बड़ी नाली थी जो थी वो आगे जाकर के फिर मलकुंड यानी जो 6 फीट होता था, यानी जो हमारे को जो मलकुंड है उसमें ये जाके मिल जाती थी। और कई घरों में अपने स्वयं के कुएं भी हमारे को देखने को मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये तो मित्रों मैंने अभी आपसे चर्चा की किसकी, वास्तुकला की, आर्किटेक्चर की हमने चर्चा कर ली। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम फ्रेंड्स चर्चा करेंगे हड़प्पाई सभ्यता की मूर्तियों के बारे में, यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी हमारे को मूर्तियाँ मिली है, कौन सी धातु का उपयोग करके या कौन से पत्थरों का उपयोग करके हमने हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियों को बनाया था। ठीक है, यानी हमने जो है एक स्टेटाइट नाम का पत्थर होता था, या कांसा और तांबे की जो हमारे को डांसिंग गर्ल की जो मूर्तियाँ मिली, ठीक है, और हमारे को जो मोहरें मिली, उन सभी की हम डिटेल से अगले के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और मित्रों अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर केवल और केवल ऑल के बटन पर क्लिक करना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, और मित्रों इंडियन पॉलिटिक क्लासेज मेरी चली रही है, ज़रूर से आप लेसन को लेते रहिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कंप्लीट मैं इंडियन पॉलिटिक करवाऊँगा। ठीक है, और हमारी आज आर्ट एंड कल्चर चली रही है। ठीक है, आने वाले समय में मैं और भी सब्जेक्ट आपके समक्ष लेकर के आने वाला हूँ, जिनमें हम हिस्ट्री की चर्चा करेंगे, चाहे एंशिएंट हो या मिडाइवल हो या मॉडर्न इंडिया हो। ठीक है, डिटेल से मैं आपको डिस्कशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।